कपिल सिब्बल साहब की कल भी और आज भी रिपीटेडली झूठ पे झूठ पकड़ी गई, ठीक है। ये इतने बड़े वकील होने के बाद में उनको आज सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल साहब ने बल्कि पॉइंट आउट किया कि कपिल सिब्बल साहब को ये आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए था कि ये जो है, अगर ये जो एएसआई में से प्रोटेक्टेड जो प्रॉपर्टीज हैं, मोनूमेंट हैं, उनके अंदर अगर वो सरकार के पास चले जाएंगे तो उनकी जो राइट है ना कि उनको उसमें नमाज पढ़नी है, कुछ पढ़ना, तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के वो उसके अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो जब सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि इनको ये आर्गूमेंट, क्योंकि ये झूठ है और ये आर्गूमेंट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सेक्शन 5 ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट पहले से है, मतलब पहले से है, ये प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, हाँ, संभल है, वो प्रोटेक्ट करती है कि आप मेंटेनेंस वगैरह जो है ना उसका एएसआई का रहेगा, लेकिन उसके आपके रिलीजियस एक्टिविटी जो वहाँ पर रहेगी वो आपकी बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं की जाएगी। इवन एक जौनपुर का इंस्टेंस दिया सॉलिसिटर जनरल साहब ने, आज दिया कि वहाँ पे इवन जो एंशिएंट जो एएसआई द्वारा मेंटेन प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है उसके अंदर इन्होंने इवन इंक्रोच करके उसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर तक भी क्रिएट कर लिए, जो कि एएसआई ने कोई ऑब्जेक्शन, जबकि वो करना चाहिए था, क्योंकि सरकारें पहले कुछ और थी, अभी सरकार कुछ ऐसी है जो कि ऐसी चीज़ें नहीं होने देती। कल कपिल सिब्बल साहब ने ये बहुत बड़ा झूठ बोला कि जो सेक्शन 3D एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के सामने रखा ही नहीं गया, और एट द लास्ट उन्होंने बैक डोर से जो है ना इन्होंने उसमें ऐड करके और विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट जेपीसीसी डिस्कशन के इसको ऐड कर दिया गया। तो आज जो है सॉलिसिटर जनरल साहब ने वो डॉक्यूमेंट ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट रख दी कि ये देखिए, ये उसके दैट वाज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन बिफोर द जेपीसीसी, वो उसके सामने रखा गया। अच्छा, बिल्ट रख दी पूरी जेपीसी, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रख दिया, बल्कि जैसे जब उन्होंने थोड़ा आवाज़ रेज की इन्होंने वक्त वालों ने, तो तुषार मेहता साहब ने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं रखे, मैं डॉक्यूमेंट रख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट रखते तो झूठ बोल नहीं सकते थे। उन्होंने झूठ बोली तो इन्होंने पढ़ा, तो कपिल सिब्बल साहब ने समरसॉल्ट लिया वापस। अच्छा। और अपनी झूठ को जब देखा कि झूठ पकड़ी गई तो इमीडिएटली खड़े हो गए, जबकि उनको नहीं खड़ा होना चाहिए, ये आर्गुमेंट करे, वो नहीं डिस्टर्ब कर रहे, क्यों कर रहे हैं? खड़े होकर के कपिल सिब्बल साहब ने कहा नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो उन्होंने तुषार मेहता साहब ने कहा ये ऑन रिकॉर्ड है। इस टाइम जब ऐसे ही कहते ही इवन सीजीआई ने अपने जो कल, क्योंकि अपने नोट्स बनाते हैं, तो इवन सीजीआई ने उनको पढ़ा के यस इट इज रॉन्ग, आपने ऐसा कहा था। अच्छा। तो उन्होंने सिब्बल साहब कहे थे ये तो उधर से ये तुषार साहब भी कह रहे हैं और जो उधर से सीजीआई भी बोल रहे थे, फंस गया। तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली फिर एक झूठ पर, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ, फिर बोलते मैंने ये नहीं कहा था कि ये जेपीसी के सामने नहीं रखा, मैंने ये कहा कि सर्कुलेट नहीं किया था। इट इज द सेम, इट इज सेम, यू कैनॉट डिफूल द पीपल, यू नो, ठीक है। इट वाज ऑन रिकॉर्ड। और कल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इनको कपिल सिब्बल साहब को क्वेश्चन भी किया था कि आप जो बोल रहे हैं हम रिकॉर्ड कर लें, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ध्यान रखना। वारंट कर दिया था पहले, वारंट कर दिया, क्योंकि अपीरेंटली दिखाई दे रहा है झूठ बोल रहे हैं। हर क्लॉज को जो लिखी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट में, उस क्लॉजेस को जो है ना ये कह रहे हैं कि ये नहीं है। भैया आप बहुत बड़े लॉयर हैं। हाँ, और जब बार बार जो रिपीटेडली अलग अलग जो इनकी झूठ को पकड़ रहे तुषार साहब जो है ना, सॉलिसिटर जनरल साहब जो पॉइंट आउट कर रहे थे, कपिल साहब को मिर्ची लग गई। वो कहने लगे, बोलता आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? तो अच्छा, हाँ, तुषार साहब ने कहा बार बार रिपीट, अलग अलग झूठे पकड़ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जो आपने गलत फैक्ट रखे हैं जो कि अगेंस्ट जो है ना डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एग्जैक्टली 3:45 पे कपिल सिब्बल साहब जब रिपीटेडली ऐसा होता है कि जब कोर्ट रूम छोड़ के चले गए, हाँ, बहस के बीच में आर्गुमेंट वाज गोइंग ऑन एंड ही लेफ्ट द कोर्ट। तो जबकि वो मेन लीडिंग काउंसिल थे और जब तक 4 बजे के बाद तक जो ही डिड नॉट रिटर्न बैक। तो आज तो बड़ा मतलब जो है गर्मा गर्मी हो गई कोर्ट नहीं, गर्मा गर्म फैक्ट वाइज देयर लेवल वो है कि जो झूठ पकड़ी जा रही थी वो निराशा। हाँ, तो
देखो कपिल सिब्बल साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए जो ये कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर हिम कि जिस लेवल पे आकर के उन्होंने आर्गूमेंट कर रहे हैं इस केस के अंदर। देखिए वकील जो होता है वो ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही इज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। क्लाइंट का वकील बाद में, उसका काम है दैट टू बी इस लेवल का स्ट्रक्चर का बंदा जिसके ऊपर इवन कोर्टें भी उनकी तरफ देख रही हैं। कोर्ट को इतना विश्वास होना चाहिए इस लेवल के वकील के ऊपर, वो फाइल ना पढ़े, फाइल रेफर भी ना करे, जो वो कह रहे हैं वो सुनते चले जाए। दैट शुड बी द रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन। लेकिन कपिल सिब्बल साहब की इवन सीजे साहब, सॉलिसिटर साहब, एसजी साहब बता झूठ पकड़ा रहे हैं, कोर्ट झूठ पकड़ रही है। उसके बाद में कैसे एक आदमी कोर्ट के आंखों में डाल के खड़ा हो सकता है? इट इज सो शेमफुल। बहस कल भी जारी रहेगी? हाँ, कल फिर इसको कल फिर जारी रहेगी। तो ये जो कह रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश है, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हमारी प्रॉपर्टी जो सैकड़ों साल पुरानी है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर देखिए सैकड़ों साल से है तो रजिस्टर्ड है। एक्ट क्लियर कट कहता है कि उस जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है उसका नेचर चेंज नहीं होगा, वक़्फ़ ही रहेंगी। लेकिन ये कह रहे हैं कई कागज नहीं है हमारे पास। कागज नहीं का मतलब ये है कि वो जिसने शुरू में जो वक़्फ़ की गई वो आदमी फ्रॉड था और वो उसका ऑनर इस्लामिक शरिया के तहत वो उसको हक ही नहीं था वक़्फ़ करने का। तो जो उसको हक ही नहीं था वक़्फ़ करने का तो नेचुरली बात है, इट बिकम इलीगल को कैसे उसको जो है ये कहा जाता है इलीगल, वो लीगलिटी थोड़ी ना कर सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि कई ऐसी पुरानी थी जिनकी संपत्ति का नहीं कागज मिलते, पुराने समय ऐसे ही होता था। अरे भैया हम कई बार निकले 200 250 साल पुराने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं और आप तो जो है ना आपके पास तो पूरा बोर्ड है इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। क्यों झूठ बोल रहे हो कि डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे? अगर सच में वो अकॉर्डिंग टू द इस्लाम के तहत अगर वो वक़्फ़ कीजिए तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पे। ये एक्चुअली यही तो इनको डर इस बात का है कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है ना 70 to 80% प्रॉपर्टी फ्रॉड है। वो वक़्फ़ को फ्रॉड कैसे हो सकती है? वो क्योंकि उनका जिसने वक़्फ़ किया वो उसका हक ही नहीं था उसके पास में। तो फिर वक़्फ़ के पास कैसे आ गई? वक़्फ़ बोर्ड तो वही तो कहता हूँ, वही तो ये अभी ये इस एक्ट के तहत किया गया, ठीक है। तो ना काका के पास वही है और लिखने वाला भी वही, जो चाहे वो लिख ले। अच्छा, पावर का मिसयूज किया गया, आपको एब्यूज किया गया, नॉट मिसयूज सर। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है सरकार की नीति है, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको सरकार डीएम के थ्रू या नॉन मुस्लिम को क्यों कमेटी में रखा जा रहा है जब हिंदुओं की कमेटी में नहीं है? पहली बात तो जो है एक जजमेंट है जो एसजी साहब ने आज रेफर किया है 1996 का जो ना SCC 1996 पन्ना लाल केस, उसमें ये क्लियर कट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू इंडोमेंट एक्ट के साथ वक़्फ़ के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता है कि जो हिंदू इंडोमेंट एक्ट के अंदर जो है ना वो उसके अंदर वो भी एक्टिविटीज़ है, वो रिलीजियस पूजा कैसी की जाएगी, चढ़ावा कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, वक़्फ़ इज़ ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अच्छा, ये नमाज कैसे पढ़ेंगे वो सब चीजें नहीं? ना वजू कैसे करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे, अच्छा। ये इसके बारे में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है, एक्ट के अंदर कहीं जिक्र ही नहीं है। और वक़्फ़ वो एंडोमेंट एक्ट अगर वहाँ प्रोविजन, वक़्फ़ तो भैया आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलते रहते, संविधान के अंदर एक वर्ड लिखा है, दिखा दे वक़्फ़ का। मतलब हिंदू एक्ट अलग है, मुस्लिम एक्ट अलग है, आपका ये कहना? हाँ, ये जो है 1996 का जो है ना सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है पन्ना लाल केस के अंदर, उसके अंदर ये कहा गया था कि हिंदू इंडोमेंट एक्ट और जो है वक़्फ़ बोर्ड को दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंदू इंडोमेंट एक्ट जो है ना रिलीजियस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, ठीक है। और अब जबकि इंटरेस्टिंग बात ये है वो उनको फिर भी कितने टेम्पल हैं वो इवन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर रखे हैं, इवन वहाँ के हेड जो प्रिस्ट हैं उनको भी सरकार अपॉइंट करती है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर जब हिंदू के अंदर वो गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है उसके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वाई नॉट टू वक़्फ़ में। अब वक़्फ़ में देखो इस पे जाओ अजमेर शरीफ में, अजमेर शरीफ जो है ना गरीब नवाज बोलते हैं उसको, लेकिन आप पूरे वर्ल्ड में घूम लो, जितने गरीब आपको जो है ना रेलवे स्टेशन से उतरते ही
और बस स्टैंड से उतरते ही ख्वाजा की उसके दरगाह तक जाओ तो मेरे ख्याल में आपके पैर में पैर रखेंगे, इतने भिखारी और गरीब है वहाँ पे। गरीबी खत्म नहीं हो पाई। हाँ, तो वहाँ पे जो है ना वो इतना चढ़ावा चढ़ता है तो वो एक जो है ना पर्टिकुलर फैमिली को जाता है, वो जो उसके उनको खादिम बोलते हैं, खादिमों को जाता है। तो वो और वो उन्होंने कोई बता दो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई ऐसी चीज़ बनाए जो पब्लिक गरीबों को, बेवाओं को, उनका कुछ हेल्प कर सकें। तो प्रॉपर्टी कुछ एक फैमिली को जा रहा है, तो अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा, तो जो फंड्स जैसे आपका देखोगे इसका तिरुपति बालाजी का वो ट्रस्ट उसके पास है, माता वैष्णो देवी श्राइन है, उनको जो पैसे जो चढ़ा हुआ था उससे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह जो खोल रहे हैं। हाँ, तो उसमें जो मुस्लिम हैं, जो बेचारे जिनको जिसके लिए वक़्फ़ इंटेंशन क्या थी, वो पर्पस जो था दान करने का, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए थोड़ी था। जो आज इस प्रॉपर्टियों को हड़प रहे हैं, जो खा रहे हैं, उनके लिए तो वक़्फ़ का नेचर ही नहीं है। वो वक़्फ़ उन्होंने बनाया ही नहीं था मोहम्मद साहब ने, वो गरीब के लिए बना था। लेकिन यहाँ पे मौज कर रहे हैं सारे टॉप। तो वो 5 साल कहना मुस्लिम होना चाहिए, पर किसी ने मुस्लिम होना चाहिए, वही वक्त कर सकता, ये कह रहे हैं ये भी गलत तरीका, ये कौन सा तरीका कोई देना चाहे तो दिक्कत क्या है? इसके अंदर जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पार्लियामेंट कभी भी कोई एक्ट बनाती है तो बहुत सोच समझ के बनाती है, उसमें बहुत स्टॉबिंग। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ा मंदिर तो वही है ना, कानून तो वहीं से बनते हैं ना। पूरे देश से जो ना लोग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो बैठते हैं, वो डिस्कस करते हैं, फिर उनको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के सामने रखा गया। वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है ना वो घूमी है, लोगों के ओपिनियन लिए, उसके बाद में लीगल माइंड्स के बाद में और पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद में, पूरे सर्वे करने के बाद में ये एक्ट बनाया गया। ठीक है, इसके अंदर जो है ना 5 साल का कूलिंग पीरियड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे ट्राइबल्स एरिया में एक मुसलमान जो है ना उसको कन्वर्ट कर शादी करता है किसी लड़की, ट्राइबल लड़की के साथ में। तो ट्राइबल लड़की, सबसे बड़ी बात है इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा ये है कि वो जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगी इस्लाम, वो शादी इलीगल है। तो वो कहते हैं ये शादी इलीगल है, फंसा लेते हैं, लव जैब जिसको कहते हैं उसको फंसा लेते हैं, कहते हैं तुम्हें शादी तुम्हारे कुछ कर नहीं सकता जब तक आप कन्वर्ट ना हो। तो बेचारे इमोशनल हो गए, कन्वर्ट कर जाते हैं। मोहब्बत के बाद मुसलमान होना जरूरी है। हाँ, तो वो कन्वर्ट, हाँ, मोहब्बत में मुसलमान नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब जहाँ तक वो बेचारी इमोशनली कनेक्ट होगी आदमी के साथ में, तो कहते हैं नहीं कन्वर्ट होगी, तब अभी ना वो इमोशनल ब्लैक उसको कन्वर्ट किया, वो कन्वर्ट उसको होना पड़ता है। कन्वर्ट होने के बाद में नेचुरली बात है उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर कर दिया, उसको उठा करके वक्त कर दिया। अच्छा, ये बहुत बड़ा इस खेल को रोकने के लिए हाँ, हुआ। तो ये ट्रायल, मैं इसके आगे भी जाऊंगा। जो ये आर्गूमेंट है यहाँ पे, मैं पर 2 पॉइंट और एडिशनल डालना चाहता हूँ, जो कि आपके माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक भी और जो है ना सॉलिसिटर जनरल साहब तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है सेक्शन 13, उस सेक्शन 13 के अंदर क्या है कि अगर 2 हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर आपस में नहीं बनती है, तो वो क्या कहते हैं, दोनों के जो है कोर्ट में जाते हैं और अपना कहते हैं म्यूचुअल डिवोर्स का पिटीशन डाल देते हैं। उसके बाद में दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड में नहीं रह सकते एक साथ में, और जो है डिवोर्स दे दो। उसके बाद में कोर्ट 6 महीने का प्रोविजन, उसमें सेक्शन 13 में 6 महीने का कूलिंग पीरियड बोलते हैं इसको, ताकि आप 6 महीने कूलिंग का मतलब समझ ले, ठंडे हो जाए, ठंडे दिमाग से सोच ले। क्योंकि कई बार गुस्से में जोश हो रखा इन्फ्लुएंस में जो है ना, किसी के इन्फ्लुएंस में गलत भाव में आकर के वो डिसाइड कर देते। तो 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है, वो कूलिंग पीरियड के बाद में फिर आकर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, भाई वो कहते हैं जी नहीं हम नहीं रखते।